तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को सांपला शहर में एक घटना हुई थी जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ अपराधी आए थे और सीताराम नाम की जो एक मिठाई की दुकान है सांपला में, उसमें उन्होंने फायरिंग करी थी और एक पर्ची फेंकी थी जिस पे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इमीडिएटली वहाँ पर केस रजिस्टर करके और हमारी सारी क्राइम टीम्स उसी दिन से एक्टिवेट हो गई थी। मैं स्वयं भी वहाँ पर विज़िट करके आया था अगले दिन और उनसे मिल के आया था और काफ़ी प्रयास जिला पुलिस ने उस वारदात को ट्रेस करने के लिए उसी दिन से शुरू कर दिए थे। तो उसी क्रम में मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारी क्राइम टीम्स ने, स्पेशली जो हमारी एवीटी की टीम है जिसमें सब इंस्पेक्टर सतीश जिसके इंचार्ज हैं, उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया है और इस वारदात में जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। मैं उनके बारे में डिटेल आपको बता देता हूँ। एक का नाम है नवीन उर्फ भांजा। ये रहने वाला खेड़ी साहब का है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी सांपला में रहता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अमित उर्फ मीता है। ये छारा गांव जो झज्जर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है कपिल उर्फ भोलू। ये आसंडा गांव जो जिला झज्जर में पड़ता है उसका रहने वाला है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये तीनों व्यक्ति काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे। सांपला से ये साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। गाड़ी में बैठ के इन्होंने काफ़ी मात्रा में शराब पी और रात में काफ़ी इन्होंने गाड़ी घुमाई है। सांपला से पहले रोहतक आए हैं, रोहतक से फिर ये वापस झज्जर की तरफ गए हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा शराब, पूरी रात करीब करीब इन्होंने शराब पी है। और शराब पीते पीते ही इनके मन में कुछ शरारत सूझी है, कुछ आपस में इन्होंने बात करी है कि चलिए जा कर के हम सीताराम की दुकान पे जा कर के इस तरह से फायरिंग करके आते हैं। उसके बाद ये गए वहाँ पर और इन्होंने कुल वहाँ पर 2 राउंड्स वहाँ पर फायर करे और फायरिंग करके फिर ये वहाँ से भाग गए। इसमें इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो नवीन जो है ये फ़िलहाल अभी सांपला में रह रहा है। जो वेपन इन्होंने यूज़ किया है वो वेपन एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और ये वेपन लाइसेंसी हथियार है। ये नवीन के जो मामा हैं, जो जिनकी डेथ हो गई थी 2020 में, ये उनके नाम पे लाइसेंस था और ये तब से उनकी डेथ के बाद से इसके पास ये वेपन पड़ा हुआ था। इसने कभी भी ये वेपन को जमा नहीं किया। तो उस वेपन को उन्होंने फायरिंग करने के लिए यूज़ किया है। कुल 2 राउंड्स उस वेपन से इन्होंने फायर करे हैं और उसके अलावा एक 12 बोर का डोगा जिसको कहते हैं, डबल बैरल जो डोगा होता है, वो भी लाइसेंसी हथियार था। इसके मामा के नाम लाइसेंस था। हालांकि उस दिन ये हथियार 12 बोर वाला वो नहीं साथ में लाए थे, लेकिन फिर भी जब हमने इनको गिरफ़्तार किया तो इनके घर से हमें ये 12 बोर का जो डोगा है ये बरामद हुआ है। इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो नवीन है व्यक्ति, इसका एक हमने प्रीवियस रिकॉर्ड जब चेक किया तो एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज मिला 307 का। इसने एक फायरिंग इंसिडेंट किया था 2019 में। उसके बाद से ये करीब 10 महीने के आसपास जेल में रहा था और मई 2020 में इसकी जेल से ज़मानत हुई थी, तब से ये बाहरी है। दूसरा जो व्यक्ति है अमित उर्फ मीता, जो कि छारा गांव का रहने वाला है, उसके खिलाफ हमें 2 मुकदमे पहले के मिले हैं, जिसमें से एक मुकदमा तो पुलिस से झड़प का है। कोई पुलिस कब्जा कार्रवाई के लिए गई थी, उसमें कुछ पुलिस से इसकी झड़प हुई थी और दूसरा मुकदमा मामूली लड़ाई झगड़े का है। तीसरा व्यक्ति जो कपिल मैंने बताया था, वो उसके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। तो ये 3 लोग उस दिन साथ में बैठ के आए थे और अमित जो है, जो मैंने बताया, दूसरा व्यक्ति जो है अमित उर्फ मिता, वो गाड़ी उसकी थी जो काले रंग की स्कॉर्पियो इसमें इस्तेमाल हुई है। वो काले रंग की स्कॉर्पियो अमित उसका ओनर है। उसने हाल ही में करीब 2.5 महीने पहले उस गाड़ी को परचेज़ किया है और इसका एक सोनीपत स्टैंड पे इसकी पिज़्ज़ा की दुकान है और एक दूसरी इसका एक होटल है सांपला में। और कपिल जो तीसरा मैंने बताया था वो पहलवान है। तो ये तीनों ने मिलके वहाँ पर शराब के नशे में ये शरारत इनके मन में आई थी। काफ़ी गहराई में हमने अभी पूछताछ करी है और अभी हम आज इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करके और हम एक रिमांड, पुलिस रिमांड लेने का कोर्ट से आग्रह करेंगे। जो वेपन अभी इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया है उसकी भी हम रिकवरी का प्रयास रिमांड के दौरान करेंगे। तो अभी तक की पूछताछ में कोई हमें इसका, इन लोगों के किसी बड़े गैंग से या कोई और किसी अपराध में संलिप्त होने का कोई सबूत या कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर भी अभी कुछ कहना जल्दी होगा क्योंकि अभी हम रिमांड लेंगे और गहराई से पूछताछ भी इसमें की जानी है। लेकिन अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में कोई किसी गैंग से संबंध या जो इन्होंने पर्ची फेंकी थी उसमें 2 अपराधियों का नाम उसमें लिखा था,
उनसे कोई संपर्क भी होना इस तरह का कोई अभी तक सामने नहीं आया है। तो अभी तक की जांच तो यही कहती है कि इन्होंने शराब के नशे में आपस में शरारत करने के लिए, और ऐसा भी कोई नहीं समझ में आया है कि सीताराम हलवाई से इनकी कोई पहले की रंजिश हो या कोई पहले की दुश्मनी हो, ऐसा भी कोई नहीं समझ में आया है। और इनके खिलाफ़ पहले कोई एक्सटॉर्शन के या इस तरह के आपराधिक मामले भी कोई दर्ज होते हमें नहीं रिकॉर्ड में मिले हैं। तो अभी तक की जांच तो यही कहती है कि इन्होंने आपस में शराब के नशे में ये शरारत करने के लिए ये चीज़ करी है। तो फिर भी लेकिन अभी आगे और जांच हम करेंगे, रिमांड के दौरान और गहराई से हम पूछताछ करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह रही कि सांपला कस्बे में काफ़ी बहादुरी लोगों ने दिखाई। मैं जब वहाँ गया भी था अगले दिन, तो किसी प्रकार का भय का माहौल, जैसा कि अपराधी चाहता है कि भय का माहौल क्रिएट हो, वैसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। अगले दिन फायरिंग के अगले दिन भी दुकान पे ग्राहक आ रहे थे, दुकान चल रही थी, आसपास की पूरे बाज़ार की दुकानें खुली थीं, और पूरा जैसे बाज़ार में चहल पहल रहती है वो थी। किसी प्रकार का ऐसा भय का माहौल वहाँ नहीं नज़र आया। लोगों ने काफ़ी बहादुरी दिखाई। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त होंगे, और लोगों आगे भी इस तरह की जो वारदात कोई करेगा उनको भी हम सख्ती से निपटेंगे। जैसा आपने बताया कि कोई बिल्कुल लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके बावजूद की मोडस ऑपरेंडी रही है वो रही है लगभग गोहाना में जो कांड हुआ है सेम रही है लगभग, वहाँ भी ऐसी पर्ची फेंकी गई। तो क्या उसी घटना से इंस्पायर होगी लोगों के दिमाग में ये आया कि हमें ऐसा किया जा सकता है? ये क्योंकि जो घटना अभी हाल ही में हुई थी गोहाना में, उसमें काफ़ी मीडिया में भी उसका वर्णन हुआ था, अखबारों में भी आया था। तो इस घटना की जानकारी इनको थी, जो अपने अपराधी पकड़े हैं उनको माथुराम वाली घटना की जानकारी थी। और कहीं ना कहीं उससे ये इन्फ्लुएंस भी हुए, कहीं ना कहीं उनको इससे आइडिया मिल गया कि ऐसा करके कुछ शरारत करते हैं। तो वो भी डेफिनेटली ये फैक्टर था उनको इस घटना को कराने के लिए। हालांकि वो घटना का जो इससे कोई वैसे ताल्लुक या कोई कनेक्शन नहीं निकल के आया। सर, रोहतक में लगातार जो क्राइम का जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्राइम में हम हमेशा काफ़ी सख्ती से पेश आते रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। पहले भी काफ़ी क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा है। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि रोहतक से ही एक व्यक्ति को हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो रासुका जिसको कहते हैं, हरियाणा का पहला केस रोहतक से ही हमने किया था। अभी वो अपराधी फ़िलहाल जेल में है। तो आगे भी हम अभी जो इस तरह के आदतन अपराधी हैं, जो काफ़ी वारदातों में शामिल रहते हैं, दहशत का माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। काफ़ी नशे के खिलाफ़ हमने कार्रवाई करी थी। काफ़ी लोगों के खिलाफ़ पिट एनडीपीएस एक्ट होता है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविज़न है, उसमें भी हम कार्रवाई आगे अमल में लाने जा रहे हैं। तो काफ़ी शिकंजा कसने की हमारी प्लानिंग है, और इस तरह की घटना जो भी करता है वो कोई उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो शुरुआत में क्लूलेस था सारा सब कुछ भाई, तो कैसे लीक बन पाई, कैसे पहुँच पाई तक? देखिए, काफ़ी मुश्किल था, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि कोई किसी का नाम नहीं था, व्हीकल पे कोई नंबर नहीं था। तो पिछले 3 दिनों में काफ़ी मेहनत हमने करी, सीसीटीवी फुटेज काफ़ी खंगाले। हमारी क्राइम टीम दिन रात लगी हुई थी और मल्टीपल जगह फुटेज हमने निकाले। थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा कि अपराधी कहाँ से आए थे, किसकी तरफ निकले थे। और काले रंग की स्कॉर्पियो पे भी हमने काफ़ी रिसर्च करी। हमने ये जाना कि किन किन के पास काली स्कॉर्पियो हो सकती है। जगह जगह हमने समर्थन मांगा, लोगों से, सरपंचों से कांटेक्ट किया, क्योंकि काले रंग की स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होती है। तो वो जगह जगह हमने मैसेज पहुंचाया कि जहाँ जहाँ काली स्कॉर्पियो देखी गई हमें बताएं। हमने कंपनी से भी कांटेक्ट किया, महिंद्रा से, उनसे हमने काली स्कॉर्पियो की लिस्ट मांगी, जितनी भी काली स्कॉर्पियो नई बिकी है, क्योंकि देख के लग रहा था कि ये स्कॉर्पियो नई है, ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो है। तो और उसका मॉडल भी जो एग्जैक्ट था वो नज़र आ रहा था। तो उस मॉडल की काले रंग की स्कॉर्पियो की डिटेल भी मांगी गई। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयास हुए हैं। उसी के चलते फिर ये फाइनली हमने ज़ीरो इन किया और फिर इन अपराधियों को पकड़ा। सर, रोहतक में लगातार अपराध पे अपराध होते हैं, चाहे वो नशे की हो, मर्डर हो, चोरी हो, बड़ी बड़ी वारदातें भी गैंगवार भी होती है। तो क्या कहा जाए कि पुलिस का डर धीरे धीरे बदमाशों में मतलब कम होता जा रहा है, या पुलिस का सुस्त रवैया सामने आ रहा है? क्या नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो देखिए, अपराध विद टाइम धीरे धीरे बढ़ने की बजाय कम हुआ है। अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे तो इस तरह के जो वायलेंट क्राइम्स हैं उसमें कमी आई है। अगर आप फायरिंग इंसिडेंट देखेंगे, अगर आप पिछले 5-6 सालों में जब भी कंपेयर करेंगे, विद टाइम धीरे धीरे, क्योंकि शिकंजा पुलिस का कसता जा रहा है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है, तफ्तीश में भी हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि सज़ा दिलवाएं। तो वायलेंट क्राइम्स का मेरा मानना है, बाकी आप फिगर्स भी चेक कर सकते हैं कि गोली चलने के इंसिडेंट्स, वायलेंट क्राइम्स के इंसिडेंट इन जनरल घट रहे हैं, बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। और लेकिन फिर भी अपराध, क्योंकि सोसाइटी में जब भी होता है हम सब उससे अफेक्ट होते हैं, और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि अपराधियों से हम सख्ती से निपटें और आगे भी निपटें। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर इनकी? ये नया बांस करके फ्लाईओवर है, वहाँ के नीचे से इसको गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी में तीनों बैठे थे, और अभी आज उनको हम न्यायालय के सामने पेश करके और आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। कितने दिन का रिमांड लिया जाएगा?
वो न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। कोर्ट के सामने पेश करेंगे, उसके बाद आपको जानकारी डे टू डे देते रहेंगे। आरोपियों ने कितने दिन पहले प्लान बनाया था? एक मैंने आपको जैसे बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक दिन पहले रात में वो बैठ के शराब पी रहे थे। ऐसा कोई बहुत पहले की प्लानिंग इसमें नज़र नहीं आई हमें अभी तक की पूछताछ में। गाड़ी में बैठ के पूरी रात इन्होंने शराब पी है और शराब पीते पीते ही ये प्लान बना है, तो बहुत पहले की प्लानिंग इसमें नज़र हमें नहीं है।